नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सामने पैनल पर देख रहे होंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और यह टॉपिक क्या है? खालिस्तान की मांग ने बढ़ाई भारत की चिंता, है ना। खालिस्तान, ये टर्म, ये शब्द क्या है, इसके मायने क्या है, इसका कहाँ पर प्रभाव देखा जा रहा है और इसको लेकर करके हाल के समय में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, इस पूरे मामले पर आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, आपको अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समाचारों के माध्यम से इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां मिल रही होंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि आज की चर्चा में हम लोग खालिस्तान से संबंधित जो इसका इतिहास रहा है और जो इसका वर्तमान है, इसको हम एक दूसरे के साथ कोरिलेट करें और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करें कि खालिस्तान से संबंधित जो हाल के समय में गतिविधियां दिख रही हैं, इन गतिविधियों का क्या भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित परिप्रेक्ष्य हैं, उस पर भी असर पड़ सकता है या उस पर भी असर पड़ने की संभावना है। इस पर भी बातचीत करेंगे। तो टोटलिटी में आज की चर्चा में हम लोग खालिस्तान के बारे में एक एक कर करके हर एक बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है, इसके संदर्भ में वर्तमान में क्या चल रहा है और इससे संबंधित जो अन्य पक्ष हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत से पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि 3 अप्रैल से एक फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है। और यदि नहीं पता है तो स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन बैच के तीसरे बैच की शुरुआत हो रही है। कब से? तो 3 अप्रैल से। जैसा कि आपने कई बार इस चैनल पर देखा भी होगा और अलग अलग स्तरों पर भी बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। हम लोगों ने कई बार इस संदर्भ में आपको संबोधित भी किया है कि बैच नंबर 1 और बैच नंबर 2 इस फाउंडेशन बैच के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है। और इनफैक्ट ये जो बैचेज हैं, ये बैचेज शुरू भी हो चुके हैं। ठीक है, उन्हीं में से जो तीसरा बैच है इसी फाउंडेशन बैच से जुड़ा हुआ, यह 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। कब से? तो तारीख ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताऊं कि इस बैच की जो विशेषता है, चाहे वो बैच 1 हो, 2 हो या फिर वर्तमान में बैच 3 हो, इसकी विशेषता है कि भाई ये GS के कंप्लीट कोर्स को शामिल किए हुए हैं। यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी GS का पाठ्यक्रम है, उन दोनों पाठ्यक्रमों को इसमें एक साथ समाहित किया गया है, एक साथ इंटीग्रेट किया गया है ना। तो इस लिहाज से जो भी ऐसे अभ्यर्थी, जो भी ऐसे एस्पायरेंट सोच रहे हैं कि भाई 2024 के लिए हम सिविल सेवा की तैयारी करें या फिर उससे आगे किसी वर्ष के लिए वह टारगेट रख रहे हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यह जो बैच है निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या फिर वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पर इस कोर्स के बारे में टटोलिए और देन फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र ₹18,999 में इस कोर्स को अवेल कीजिए। और कोर्स की शुरुआत जब 3 अप्रैल से हो जाएगी तो फिर उसमें अध्ययन कीजिए। लगभग 13-14 महीने की ये पूरी की पूरी कक्षा रहेगी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है इस बैच के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम लोग आज की विशेष चर्चा पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा कि खालिस्तान को लेकर करके भारत की चिंता बढ़ी है। चिंता किस कदर से बढ़ी है, किस परिप्रेक्ष्य में बढ़ी है, ये तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर जिस खालिस्तान को लेकर करके चर्चा का बाजार गर्म है, उसकी जड़ कहाँ है, उसकी शुरुआत कैसे हुई है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां पर खालसा का नाम सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है ना। खालसा का मतलब क्या होता है? देखो, ध्यान रखना कि जो ये खालसा शब्द है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को संबोधित करता है सिख धर्म में, है ना। ध्यान रखना कि खालिस खालिस एक अरबी शब्द है ना। और इसी की अनुरूप खालिस से ये खालसा बना है।
है ना। इसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध, प्योर या पवित्र, है ना। शुद्ध, प्योर, पवित्र, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो खालसा है, इसका सिख धर्म में इस कदर महत्व है कि 1699 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें गुरु कौन हुए थे? बताओ, आपको पता होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह, है ना। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही इस दौरान आनंदपुर साहिब नाम की एक जगह है, आनंदपुर साहिब में, इस आनंदपुर साहिब का बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है। आगे हम इसको भी समझेंगे। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आनंदपुर साहिब एक संकल्प आता है, एक प्रस्ताव आता है ना। उसे अंग्रेजी में रिजोल्यूशन कहते हैं। वो क्या कहता है उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इसको समझिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, है ना। बात समझ में आ रही है? क्यों स्थापना की थी? इससे पहले की क्या परिस्थितियां थी? ध्यान रखिएगा कि बात चल रही है 1699 के आसपास की, और इस दौरान भारत में किसका शासन था? मुगल साम्राज्य स्थापित था, है ना। और इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उससे पहले की यह अवस्थिति है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह ने यह कोशिश की थी कि उस दौरान मुगल साम्राज्य की अवस्थिति के कारण जो कुछ दिक्कतें महसूस की जा रही थी सिख धर्म के लोगों को, या फिर सिख समुदाय को, सिख क्षेत्र को, उन दिक्कतों से निजात पाने के लिए हम एक ऐसी व्यवस्था करें ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। ध्यान रखिएगा कि 1606 के आसपास में जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, है ना, इनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उस समय मुगल शासन किसके जिम्मे था? तो उस समय मुगल शासन अकबर, जो मुगल सम्राट अकबर के बेटे जहांगीर के जिम्मे था, है ना। इसके बाद 1675 के आसपास में गुरु तेग बहादुर, है ना, गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, है ना। दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है, जीटीवी नगर मेट्रो स्टेशन। यदि आप कभी दिल्ली जाएं या फिर यदि आप दिल्ली में रह रहे हो तो बहुत ही फेमस ये मेट्रो स्टेशन है, जीटीवी। नाम ध्यान में रखने के लिए मैंने बोल दिया। तो गुरु तेग बहादुर को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। बात समझ आ रही है? और इस कारण से गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की कि भाई हम अपनी संरक्षा, हम अपनी रक्षा इस तरीके से करें ताकि हमें किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत महसूस ना हो, ठीक है ना। ये सारी परिस्थितियां यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। और देन फिर यह जो खालसा है, यह बाद में इंटरप्रेट होते हुए या फिर बाद में और मॉडिफाई होते होते खालिस्तान का रूप धारण कर लेता है। और खालिस्तान की मांग जो है बाद के समय में, भारत की आजादी के बाद के समय में इतना पुरजोर रूप से सामने आ जाता है कि फिर एक आतंक की स्थिति सामने आ जाती है। और इसका हाल के समय में जो रूप है वह अपने आप में बहुत ही अधिक गंभीर रूप से देखा जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो खालिस्तान की मांग है पहली बार 1940 के आसपास में की गई थी, और वीर सिंह भट्टी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के माध्यम से इसकी मांग उस दौरान में की गई थी। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन 1947 में किया गया था, है कि नहीं। और इस विभाजन में एक तरफ पाकिस्तान बनता है और दूसरी तरफ भारत का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन इस बीच एक जो मांग थी 1940 के आसपास में, खालिस्तान की मांग भी एक टीस की तरह सामने आने लगी थी।
ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर ये विभाजन हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, वहां पर केवल हिंदू और मुस्लिम का ही विभाजन नहीं हो रहा है। उस समय सिख धर्म से संबंधित जो समुदाय है, जो लोग हैं, जो जनता है, जो पंजाब के इलाके में निवास कर रही थी जनता, एक आम इंसान, एक आम परिवार, उसको बहुत टॉर्चर का सामना करना पड़ता है ना। पंजाब का जो क्षेत्र पाकिस्तान में था, पंजाब का एक क्षेत्र भारत में था, तो पाकिस्तान वाले पंजाब से जो सिख हैं वो भारत में उनको भेजा जा रहा था, है ना। एक कई सारी मूवीज, कई सारी ऐसी फिल्में इस पूरी घटना को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई और उस समय सिख समुदाय को बहुत व्यापक स्तर पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था, है ना। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद अब जब हम बात करते हैं 1947 के बाद की, तो देखो यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब भारतीय संविधान सभा की बैठक हो रही थी, तो संविधान सभा की बैठक में ही एक जो संविधान सभा के सदस्य थे सरदार हुकम सिंह, उन्होंने यहां तक कहा था 1949 में 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया गया था और 26 नवंबर 1949 से कुछ ही दिन पहले उन्होंने यहां तक संकेत किया था कि सिख जो हैं शायद भारतीय संविधान को सही तरीके से कबूल न करें, क्योंकि इनकी मांग को लेकर करके अपेक्षित प्रयास इसमें नहीं दिख रहा है ना। ये चीजें देखी जाती हैं उस दौरान, ठीक है। बाद के समय में पंजाबी सूबा आंदोलन खड़ा होता है। आप ये सब इतिहास समझिए, है ना। जब आप इस इतिहास को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तब आप वर्तमान स्थिति क्या कह रही है इसको आप अच्छे से टटोल पाएंगे, ठीक है। इन सभी का एक दूसरे से जुड़ाव है। खालसा खालिस्तान की मांग, देन फिर भारत का विभाजन होता है, सिख समुदाय की क्या स्थिति रहती है और संविधान सभा में क्या बातें की जा रही हैं, और देन फिर पंजाबी सूबा आंदोलन की मांग की जाती है। ध्यान रखिएगा, पंजाबी सूबा आंदोलन जो है यह पंजाब राज्य की मांग करता है ना, पंजाबी भाषा बोलने वालों के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसी दौरान राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हम भाषा के आधार पर राज्य विभाजित नहीं करेंगे, है ना, राज्य हम नहीं बनाएंगे। और देन फिर पंजाब सूबा आंदोलन की जो मांग है, जो डिमांड है, यह अस्वीकृत कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद 1966 में पंजाब राज्य का गठन किया जाता है ना, 1966 में, ठीक है। और यह बात चल रही है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955-1956 में अपनी गतिविधियां कर रहा है ना। इस दौरान जब पंजाब राज्य का गठन किया जाता है 1966 में, तो बहुत विचित्र स्थिति होती है। एक तरफ पंजाब और एक तरफ हिमाचल प्रदेश और एक तरफ हरियाणा, है ना, 3 राज्य बनते हैं, जहां पंजाब जो है ये पंजाबी भाषा बोलने वाले और सिख बहुल लोगों से संबंधित है। वहीं जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है वह हिंदी भाषा बोलने वाले और हिंदू धर्म से संबंधित जो समुदाय है उनको यहां पर महत्व दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये विभाजन किया जाता है 1966 में, 1966। क्लियर। अब फिर बात आती है आनंदपुर साहिब संकल्प की। बात समझ आ रही है ना। देखो यहां इस समय तक एक जो राजनैतिक दल है वह बहुत उभर कर करके सामने आ रहा था और उसका नाम है अकाली दल, है ना। अकाली दल ने अपने स्तर पर यह बात कही कि हम पंजाब की स्वायत्तता की मांग नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि भारत से पंजाब अलग हो, है ना। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि भारत के ही अंतर्गत पंजाब को एक पहचान मिले, ठीक है। लेकिन
आनंदपुर साहिब जो जिसकी चर्चा अभी मैंने की, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी आनंदपुर साहिब में, वहीं पर 1973 में यह संकल्प लाया जाता है। ध्यान रखिएगा 1973 की बात चल रही है। ये ईस्वी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बीच में 1971 और 1972 का दौर आया हुआ है। 1971 का जो दौर है, ये ध्यान रखिएगा कि इस समय आम चुनाव हुआ था भारत में, है ना। और आम चुनाव में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको बहुत भारी मत से विजय हासिल हुई, ठीक है। और 1972 के आसपास में पंजाब में विधानसभा चुनाव होता है, और इस पंजाब में विधानसभा चुनाव में भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको विजय हासिल होती है, ठीक है। तो समझिएगा कि जो अकाली दल है या फिर जो सिख समुदाय की स्थिति है, वो यहां पर थोड़ी सी कमजोर दिख रही है ना, इस समय तक में, ठीक है। और पंजाब विधानसभा के चुनाव में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विजय होती है, तो फिर उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं कौन, पता है? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, इनका नाम सुना है आपने? ये राष्ट्रपति भी बनते हैं बाद के समय में, है ना। और ये इसलिए भी प्रसिद्ध हैं ज्ञानी जैल सिंह क्योंकि इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल भी किया था, है ना। तो इस लिहाज से यहां पर ध्यान रखिएगा कि यह जो समय है, इस समय में कुछ राजनीतिक उठापटक की स्थितियां भी सामने आती हैं। बहरहाल हमको उस पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात नहीं करनी है, राजनीतिक उठापटक एक अलग मामला है। लेकिन उस राजनीतिक उठापटक के ही परिणाम स्वरूप यहां पर आनंदपुर साहिब संकल्प लाया जाता है, और इस संकल्प में 2-3 महत्वपूर्ण मांगे की जाती है। पहली मांग की जाती है कि पंजाब को स्वायत्तता दी जाए, ऑटोनॉमी दी जाए, है ना। दूसरी एक महत्वपूर्ण मांग की जाती है कि पंजाब का अपना आंतरिक संविधान हो, आंतरिक संविधान हो, है ना। ये बातें यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। कहानी तो यहां तक है कि खुद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि हम पंजाब को या पंजाबी समुदाय या सिख समुदाय को हम अनुकूल या महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधित्व है वो हम प्रदान करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने ही यह बात भी कही कि भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के संघीय ढांचे में हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें पहले से भी चली आ रही थी, है ना। इन बिटवीन धीरे धीरे ये चीजें यहां पर निकल कर करके सामने आती हैं। जो सिख समुदाय है, जो पंजाब की स्वायत्तता को लेकर कर करके अपेक्षा कर रहे थे, जो पंजाब को एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण से देख रहे थे, है ना, उन लोगों के मन में यह भाव आने लगता है कि अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, और अब हमारी स्थिति एक अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर ही एकदम रह जाएगी, हम अलग थलग हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जो सिख समुदाय, यहां पर नोट कर लेना कि जो सिख समुदाय है वो भारत में एक अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत माना जाता है ना। सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ये सभी अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इन बिटवीन ये सब जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां निकल कर करके सामने आती हैं। अच्छा, अब आगे समझिए, आगे की स्थिति और अधिक बदतर होने वाली है ना। जरनैल सिंह भिंडरान वाला एपिसोड अब सामने आने लगता है। अब बीच में भाई ये कौन व्यक्ति आ गया, जरनैल सिंह भिंडरान वाला, ये कौन है, इसने क्या किया? ऐसा हुआ ये कि
यहां तक कहा जाता है कि जब हमने अभी बात की ना कि एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पंजाब विधानसभा में जीत हासिल करता है और एक तरफ अकाली दल है ना। 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केंद्र में सत्ता बनाने में सफलता हासिल होती है। ठीक है, तो अकाली दल से किसी भी स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कोई दिक्कत न महसूस हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी बातें भी की जाती हैं कि जो उस समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे श्री संजय गांधी जी, उन्हीं के समर्थन से जो जनरल सिंह भिंडरानवाला है, इसने अपने स्तर पर कुछ गतिविधियां शुरू कर दी, है ना। और यह जो था, यह अकाली दल की जो एक मंशा थी, अकाली दल जो है एक बहुत ही सौम्य तरीके से चीजों को आगे प्रोसीड करने की बात करता था, है ना। लेकिन इस व्यक्ति ने थोड़ा सा एक उग्रपंथी रूप अपनाया, है ना, और इसने केवल पंजाब की स्वायत्तता की बात नहीं की, बल्कि उससे भी और अधिक डिमांड की बात करने लगा, है ना। तो यहां पर ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और देन फिर इसने 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा शुरू कर दिया, है ना। हालांकि इसमें अकाली दल को भी शामिल कर लिया गया था। इस बीच 1984 में एक चौंकाने वाली घटना घटती है और उसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना। आपने शायद इसके बारे में सुना हो। होता यह है दोस्तों कि जर्नैल सिंह भिंडरानवाला ने अपनी आकांक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा का प्रभाव बहुत व्यापक स्तर पर फैलाया था, है ना। और इसके बातों में पंजाब के बहुत बड़ी संख्या में युवा आ गए थे, ठीक है ना। और एक उग्रवादी या फिर उग्रपंथी गतिविधि को इन लोगों ने शह देना शुरू कर दिया था। और इस बीच जब इन लोगों ने पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में शरण ले ली, वहां पर वे रहने लगे, निवास करने लगे, तो उस समय की तत्कालीन भारत सरकार को यह बात रास नहीं आई। और देन फिर इन भारत सरकार के माध्यम से एक कड़ा स्टेप उठाया गया, है ना। और इस व्यक्ति को अरेस्ट करने की कोशिश की गई और टैंक, हवाई हमले, इस तरीके से जो भारतीय सेना है वह अमृतसर में गुरुद्वारे में प्रवेश कर जाती है। और देन फिर अंततः रिजल्ट यह होता है कि इसको मार दिया जाता है। बात समझ आ रही है? इसको मार दिया जाता है और देन फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक तरीके से सफलता मिलती है। कुछ हद तक सफलता भी मिलती है और दूसरे हद तक, दूसरे पक्ष से यदि हम इसको देखें तो एक असफलता भी रहती है। दोनों ही बात, सरकार के स्तर पर एक सफलता मिलती है कि भाई एक उग्रपंथी विचारधारा के व्यक्ति को, उसके लोगों को मौत की घाट उतारा जाता है। लेकिन एक अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो इसका एक बहुत बुरा परिणाम निकट भविष्य में सामने आता है। और फिर 31 अक्टूबर 1984 का दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में काले अक्षर में लिखा हुआ है। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को मौत की घाट उतार दिया जाता। तो राजनीतिक परिदृश्य किस तरीके से बदलता चला जाता है और उसका क्या परिणाम निकलता है, ये हम सभी देख चुके हैं, है ना। और केवल यह जो स्थिति है, केवल यहीं तक नहीं रुकती है। अफसोस की बात यह है ना, यह स्थिति और आगे बढ़ते चली जाती है और पंजाब के एक मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह को भी मौत की घाट उतार दिया जाता है कुछ समय के पश्चात, है ना। और एक हिंसक माहौल देश भर में व्याप्त हो जाता है। पंजाब में आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति शासन कई बार पंजाब में लगाए गए, वहां पर स्थितियां बद से बदतर कई बार होती रही, है ना। तो ये अपने आप में चिंता की स्थिति को जन्म देता है, ठीक है। 1986, 1988 में ऑपरेशन थंडर के माध्यम से भी इन गतिविधियों को, खालिस्तानी मांग की गतिविधियों को
समाप्त करने की, उसको कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की योजना बनाई जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक और पक्ष को ध्यान में रख लें कि जब यहाँ पर ये सब घटनाएं होती हैं, 1984 में जो सिख दंगा होता है, सिखों के विरुद्ध में बहुत व्यापक संख्या में हिंसक गतिविधियां होती हैं, और बाद में भारत सरकार के माध्यम से एक आयोग का भी गठन किया जाता है, जस्टिस नानावती आयोग। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश GT नानावती जी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन होता है। आयोग जो है बाद में अपनी रिपोर्ट देता है, और उस रिपोर्ट में कुछ अपने जो पक्ष हैं उन पक्षों को रखता भी है ना। तो ये तो खैर एक अलग विषय है, लेकिन ये जो एक घटनाक्रम है, इससे एक चीज निकलती है, वह यह कि भारत से बहुत बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों का पलायन होता है। पहले से ही सिख समुदाय के लोग विदेशों में रह रहे थे। आप जब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, तो आपने ये सुना होगा कि भारत से बहुत बड़ी संख्या में सिख कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में रहना शुरू कर दिए थे। गदर आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, है कि नहीं? तो यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि इस गतिविधि के बाद भी भारत से बहुत बड़ी संख्या में पलायन होता है, और उस पलायन का एक परिणाम यहां पर निकल करके सामने आता है। किसके रूप में? तो SFJ, सिक्स फॉर जस्टिस, है ना। ये अमेरिका में केंद्रित एक संगठन है, और इस संगठन ने अपने स्तर पर जो मैप दर्शाया एक बार, वह कुछ इस तरीके से दर्शाया कि भाई वो किस तरीके से चाहते हैं कि भाई हम खालिस्तान को महत्व दें। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो वो मैप दर्शा रहे हैं, उसमें राजस्थान का भी कुछ इलाका शामिल है, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका शामिल है, हरियाणा का एक बहुत बड़ा इलाका शामिल है, उत्तर प्रदेश का भी, उत्तराखंड का भी कुछ इलाका शामिल है, और पंजाब तो है ही। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान कीजिएगा, 1966 में हमने क्या कहा था कि 1966 में पंजाब एक अलग प्रांत बनता है, हिमाचल प्रदेश अलग है और हरियाणा अलग है। पंजाब में किसकी बहुलता है? तो सिख समुदाय की। और हरियाणा पंजाब में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग हिंदू धर्म से संबंधित या हिंदी भाषी लोगों की बहुलता थी। लेकिन इस मैप को यदि हम देखें तो समझिए कि क्या स्थिति हो सकती है। यदि इनकी डिमांड को देखा जाए तो कितना ये चुनौतीपूर्ण है भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए। इनफैक्ट भारत सरकार ने तो इस पर बैन लगा दिया है, 2019 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने, है ना। तो ये चीजें यहां पर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब फिर बात आ जाती है कि भाई ये जो पूरी की पूरी कहानी हमने आपके साथ जिक्र की, इसमें हालिया गतिविधियां क्या कहती हैं, है ना। देखो ध्यान रखना कि अभी अमृतपाल सिंह संधू, है ना, अमृतपाल सिंह संधू को भिंडरानवाला 2.0 की संज्ञा दी जा रही है। जिस तरीके से जर्नैल सिंह भिंडरानवाला ने अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से सिख अनुयायी इकट्ठा कर लिए थे, सिख युवाओं को प्रोवोक किया था, उनको भड़काया था, कुछ ऐसी ही स्थितियां इसके साथ में देखी जा रही हैं। ये अचानक से कैसे लाइमलाइट में आया भाई, है ना, ये भी एक प्रश्न उठता है। यहां ध्यान रखिएगा कि यह एक्चुअली जुड़ा हुआ है किसके साथ में? तो एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका निर्माण एक व्यक्ति ने किया था, दीप सिंधु, और उनके द्वारा वारिस पंजाब दे, वारिस पंजाब दे, इसका गठन किया गया था, वारिस पंजाब दे, दीप सिंधु के द्वारा। और दीप सिंधु की बाद में मृत्यु हो जाती है, और उसका ये अनुयायी है अमृतपाल सिंह, है ना। और इसी ने फिर अपने आप को इस संगठन के नेतृत्वकर्ता, इस संगठन के लीडर के तौर पर अपने आप को सामने जाहिर किया है
है ना। कुछ समय के लिए यह दुबई गया हुआ था, दुबई से ये वापस आता है और देन फिर खालिस्तान की मांग को फिर से यह आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये सब एक जो परिस्थितियां हैं यहां पर निकल करके सामने आ रही हैं। हम सभी ने कई स्तरों पर यह देखा है कि अमृतपाल सिंह संधू को फरार घोषित किया गया है, फुजिटिव घोषित किया गया है, इसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा सका है और अलग अलग स्तरों पर अलग अलग जो कहानियां हैं ये देखने सुनने को मिल रही हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब भी किया है इस मामले में कि आखिर बाकी लोग अरेस्ट हो गए, इनको ये कैसे छूट करके चला गया, ये कैसे भाग गया, है ना। इस पर अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और यदि इसको अरेस्ट किया जाता है तो फिर जो बाकी गतिविधियां हैं खालिस्तान की से संबंधित उसका भी लगाम लगाई जा सकती है ना। ये यहां पर आपको समझने की जरूरत है। देश विदेश में जो है इस पूरे मामले को लेकर करके वर्तमान में भारत के अगेंस्ट में भारत के जो दूतावास हैं अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में एक अलग सा माहौल देखा जा रहा है ना। खालिस्तानी जो समर्थक लोग हैं इन देशों में जो रह रहे हैं वो भारत के दूतावास पर हमला कर रहे हैं, भारतीय झंडे को अपमानित कर रहे हैं, है ना। ये सब परिस्थितियां निकल करके सामने आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा आगे समझिए। इस पूरे मामले में भारत सरकार के स्तर पर कड़ा रुख अपनाया गया है। ब्रिटेन में जब भारतीय दूतावास पर वहां पर भारत के तिरंगे झंडे को अपमानित किया जाता है तो फिर ब्रिटेन के जो राजदूत हैं इनसे जवाब तलब किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और वियना कन्वेंशन का हवाला दिया जाता है ना। यह कन्वेंशन क्या कहता है? यह कन्वेंशन कहता है कि भाई जिस देश में भी जिस भी देश का दूतावास है, मिशन है, उसको किसी भी स्तर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसकी सुरक्षा की जाएगी। ये उस पार्टिकुलर होस्ट देश की यह जिम्मेदारी होगी। मान लीजिए भारत में ब्रिटेन का दूतावास है, ब्रिटेन का कोई मिशन काम कर रहा है ना, और इस मिशन पर कोई हमला हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत को ही तो लेनी पड़ेगी ना इसकी जिम्मेदारी। ब्रिटेन सरकार सवाल पूछेगी कि भाई क्यों आपके यहाँ पर इस तरीके से गतिविधि हो गई, आप क्या कर रहे थे? तो ठीक वैसे ही भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से, अमेरिका से इस तरीके से सवाल पूछे हैं कि क्यों ऐसा हो गया, कैसे ऐसा हो गया, भारतीय झंडे के साथ इस तरीके से अपमान कैसे हो गया वहां पर हमारे मिशन में, है ना। ये यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टैंड भारत के स्तर पर लिया गया है। यहां ध्यान रखिएगा कि यह जो कन्वेंशन है ये 1961 का है। 1961 में यह कन्वेंशन लाया गया था और इसके माध्यम से कूटनीतिक संरक्षण की बात की जाती है। कूटनीतिक संरक्षण, है ना। इसको यदि एक शब्द में समझें तो कूटनीतिक संरक्षण या फिर अंग्रेजी में इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के रूप में रखा जा सकता है ना। कभी यदि परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि हमें तो भाई परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक देखना है यहाँ पर, है ना, तो सॉरी तो यदि इस अभी समय को लेकर करके सवाल पूछा जा सकता है कि भाई किससे जुड़ा हुआ है, तो कूटनीतिक संरक्षण से जुड़ा हुआ है और इसी का हवाला दिया है भारत सरकार। ठीक है, अब देखो यहां पर तो हमने पूरी कहानी आपके साथ साझा की कि कैसे कैसे इसकी शुरुआत होती है, इससे संबंधित जो अन्य पक्ष हैं वो क्या कुछ कहते हैं, है ना, क्या वो डिमांड रही है, और उस डिमांड में कुछ पंजाब की सामाजिक आर्थिक उत्थान की भी बात की जाती रही है कि हम पंजाब का सामाजिक आर्थिक विकास चाहते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को किसी भी स्तर पर कोई कमी ना हो, निर्धनता वहाँ पर न रहे, वहाँ पर क्षेत्रीय खुशहाली रहे, है ना। इस तरीके की बातें भी की जाती रही हैं। इस डिमांड के पीछे में इन पहलुओं को भी
ध्यान में रखा गया है ताकि लोग इसके प्रति आकर्षित हों, है ना। चंडीगढ़ को केवल पंजाब की ही राजधानी के तौर पर घोषित किया जाए, ये सब बातें भी उभरती रही हैं, है ना। लेकिन कुछ अन्य पहलू हैं, उन पहलुओं को भी हमें दरकिनार नहीं करना है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की आवश्यकता है। देखो दोस्तों, ध्यान रखना कि जब भी किसी भी देश में, चाहे वो भारत हो कोई भी देश हो, वहां पर यदि कुछ भी होता है ना, तो उसका एक बहुत ही बारीक पक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बारीक पक्ष को समझने की जरूरत है। यहां पर जब हम अमृतपाल सिंह संधू की बात कर रहे हैं, खालिस्तान की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि भाई खालिस्तान की डिमांड की जो बात की जा रही है, उसमें वर्तमान में जो भारत का पंजाब है और पाकिस्तान का पंजाब है, इन दोनों को ही साथ में रखने की बात की जा रही है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान के द्वारा खालिस्तान के समर्थकों को और सह दिया जा रहा है, खालिस्तान के जो पक्षपोषक हैं, इनको और अधिक तरजीह दिया जा रहा है ना, उसका और समर्थन किया जा रहा है पाकिस्तान के माध्यम से। और कहीं ना कहीं आईएसआई, है ना, पाकिस्तान के समर्थन का मुद्दा, है ना, आईएसआई की भूमिका, है ना, यह भी एक पक्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माध्यम से भी इसको और आग में घी डालने का काम किया जा रहा है इसके माध्यम से। ठीक है। दूसरी बात यह भी है कि जो भारत है और जो अमेरिका है ना, भारत और अमेरिका किसके अगेंस्ट में सामने दिख रहे हैं? तो चीन के अगेंस्ट में, विशेषकर कहां पर? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में। समझिएगा इस बात को, हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसके विरुद्ध? चीन के विरुद्ध। और चीन किसके साथ में है? पाक के साथ में है ना, मित्रता। और पाक समर्थन कर रहा है खालिस्तानियों का। तो ये जो एक अप्रत्यक्ष संबंध है वो यहां पर दिख रहा है ना, ताकि भारत को, अमेरिका को, जो आपस में इन दोनों का एक रिलेशनशिप है, उसको यहां पर भी समझने की आवश्यकता है। इस रिलेशनशिप को कमजोर किया जाए या फिर भारत की जो क्षेत्रीय एकता है, जो अखंडता है, इसको भी नुकसान पहुंचाया जाए, इस तरीके से हम भड़काएं तो। और चीन पर जो एक पैनी निगाह रखी जा रही है इनके द्वारा, इसको हटाया जाए, इसको कमजोर किया जाए, यह भी एक पक्ष है। यहां तक कि खालिस्तान के जो नेतृत्वकर्ता हैं, इनके द्वारा तालिबान से भी समर्थन की मांग की गई है, ऐसा भी सुना गया है ना। और ये वही तालिबान है जिसने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया है, जिसमें हिंदू, सिख, खुद ये दोनों ही धर्म के लोग शामिल हैं। और इसके बावजूद भी खालिस्तान के नेतृत्वकर्ता तालिबान से सहायता की मांग कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम यहां पर खालिस्तान बनाएंगे, है ना। तो एक तालिबान का जो पक्ष है वह भी यहां पर निकल कर करके सामने आ रहा है। बात समझ आ रही है ना? ये सभी डायमेंशंस यहां पर समझने की जरूरत है। इसके अलावा 2020-21 में हमने देखा कि भाई किसान आंदोलन हुआ भारत में, है ना। और किसान आंदोलन को पूरी दुनिया जानती है कि देश विदेश से समर्थन मिला था। और किसान आंदोलन को उग्र रूप लेने में ऐसे भी शिकायतें मिली हैं कि खालिस्तान समर्थकों ने, खालिस्तान के पक्षपोषकों ने उसमें एक तेजी लाने की कोशिश की, उसे हिंसक माहौल प्रदान करने की कोशिश की, है ना। और ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं भारत की जो धार्मिक सहिष्णुता है
उसको कमजोर करने की कोशिश को दर्शाती है ना। और इससे भारत की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है ना। भारत की एकता और अखंडता, भारत की धार्मिक सहिष्णुता पर यदि चोट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत है इस मामले, और ध्यान रखने की आवश्यकता है, सचेत होने की आवश्यकता है ना। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है इस पूरे मुद्दे को लेकर कर, है ना। तो हमने आज की चर्चा में जो समझने की कोशिश की वो ये की कि भाई किस तरीके से खालिस्तान का जो मुद्दा है यह उभरता है, कैसे कैसे इसको लेकर करके अलग अलग पक्ष यहां पर सामने आते हैं, ये डिमांड किस तरीके से एक उग्र विचारधारा के तौर पर सामने आ जाता है, और किस तरीके से इसने अभी अपना स्वरूप स्थापित किया है ना। कुछ समय के लिए, बीच में कुछ समय के लिए यह एक सुषुप्त स्थिति में था, लेकिन लोगों ने अलग अलग स्तरों पर इसको सपोर्ट देना जारी रखा, और आज जो है एक फिर से चुनौती के तौर पर यह मामला उभर गया है ना। अब ऐसे में यह भारत सरकार को विचार करना होगा कि वह किस तरीके से इस पूरे मामले पर नियंत्रण स्थापित करे। ध्यान रखिएगा कि भाई अभी जो मामला है ना, ये पंजाब पुलिस के माध्यम से अमृतपाल सिंह को पकड़ने की बात की गई है। इसमें भारत सरकार की भूमिका यहां पर नहीं देखी जा रही है ना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भूमिका यहां पर नहीं देखी जा रही है, यह आप नोट कर लीजिएगा, है ना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आपको पता है कि भाई आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है, लेकिन उसकी भूमिका यहां पर अभी स्पष्ट तौर पर नहीं देखी गई है ना। नहीं यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है 2002 का, उसके अंतर्गत भी ऐसा कोई खास गतिविधि नहीं देखी गई है वर्तमान में। अब ये भारत सरकार को भी विचार करना होगा, और साथ ही पंजाब सरकार जो है उसको भी विचार करना होगा, और एक आपसी तालमेल की जरूरत होगी रणनीतिक तौर पर कि कैसे इस संवेदनशील मुद्दे को नियंत्रित किया जाए। जो अमृतपाल सिंह है उसको किस तरीके से अरेस्ट किया जाए, और उसके अगेंस्ट में क्या कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाइयां हो सकती हैं जो संवैधानिक तौर पर, वैधानिक तौर पर और भारत की रक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, भारत की रक्षा बनी रहे, है ना। यहाँ का जो सामाजिक और धार्मिक सौहार्द है वो बना रहे। इन सभी बातों को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण वीडियो में, किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। लेकिन जाते जाते फिर से एक सूचना मैं आपको दे देना चाहूँगा कि 3 अप्रैल से स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन बैच के माध्यम से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्तर पर GS हिंदी फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की जा रही है शाम में 6 बजे से। यदि इस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। स्टडी IQ IAS की ऐप या फिर उसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहां पर जाकर करके इस कोर्स को थोड़ा टटोलिए। जब आप इसको टटोलेंगे तो ये कोर्स मिल जाएगा, और देन फिर इस कोड का बाकायदा इस्तेमाल कीजिए। देन फिर आपको 18,999 रुपये में यह कोर्स आपको आसानी से उपलब्ध हो सकेगा, और देन फिर आप इस कोर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।